नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें हमारे फ़ोन लाइन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9136934058 ये नंबर है जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। उसके ज़रिए आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए संपर्क करना चाहें तो सोशल मीडिया के हैंडल भी हैं मौजूद आपके सामने। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोनों गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, उन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नवनीत दमानी जी मौजूद हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च, और तरुण सत्संगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ओरिगो ई मंडी के एजीएम। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। नवनीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले आपसे व्यू लेना चाहेंगे सोने चांदी पर। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कमज़ोरी आप देखने को मिल रही है, ऊपरी सर से फिसला है। जब नंबर्स आए थे यूएस में, महंगाई के जब आंकड़े निकल कर आए थे, एक तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीजंस देख रहे हैं आप? सोने चांदी दोनों में ही हम देख रहे हैं ऊपरी सर से दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप, और आगे के लिए ट्रेंड क्या वॉच करेंगे? इस ग्लोबल मंदी के माहौल में क्या तेजी दिखेगी? गोल्ड सिल्वर में बरकरार रहेगी आगे भी? नमस्कार। हमने देखा है कि फ्राइडे के सेशन में गोल्ड में करीब-करीब 1.5 से पौने 2% के आसपास की बढ़त देखने मिली थी, जहाँ पर गोल्ड प्राइसेस डॉलर इंडेक्स के साथ-साथ रिएक्ट करते हुए नज़र आए थे। और मार्केट ने उस दिन काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी और काफ़ी अच्छा डिस्काउंटिंग हम देख रहे थे कि जो आने वाले समय में जो तेज़ी है गोल्ड में, या जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है, वो डिस्काउंट होते हुए नज़र आ रही थी। बट उसके साथ-साथ चांदी कहीं न कहीं गोल्ड को सपोर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज़ इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो करीब लास्ट 2 से 3 सेशन में अच्छे दबाव में, और करीब 4 से 5% की आसपास की नरमी हमने मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल मेटल्स में देखी है, जिसका हमको खासा इम्पैक्ट सिल्वर में दबाव के तौर पे देखने मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि गोल्ड में जो शॉर्ट टर्म तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है, और आज के सेशन में भी शायद ऐसा हो, शाम के सेशन में फिर से ये ग्रीन में आए और यहाँ से भी 200 से 400 रुपए की इंक्रीमेंटल गेन दिखा देवे। तो मेरा बायस पॉजिटिव रहेगा, डिप पे बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, और यहाँ पे आप 50,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से कंटिन्यूड लेवल पे तेजी करते जा सकते हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि चांदी में जो दबाव है, चांदी ऑफ कोर्स गोल्ड के साथ-साथ उस दिन अच्छा रिएक्शन दी थी, बट आज के सेशन में जो हम 2.5 से 3% की नरमी इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं, जिसका दबाव चांदी पे भी सीधी तौर पे देखने मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि चांदी में भी पॉजिटिव बायस ही है, और गोल्ड के साथ-साथ कहीं न कहीं 1-2 दिनों में वो चांदी में भी फिर से तेजी का रुख आएगा। कोई खास मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से चांदी या गोल्ड में फिलहाल हमको दबाव देखने मिल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है, और इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो चांदी 60,600 के आसपास बाय किया जाए, 60,200 का स्टॉप लगाइए, 61,300 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये व्यू सोने चांदी दोनों में ही आपको दे दिया गया है। नवनीत की तरफ से जो स्ट्रैटेजी सुझाई गई है, गोल्ड में एमसीएक्स पर खरीदारी कर सकते हैं, तेजी बनी रहेगी 51,400 के लक्ष्य के लिए, और सिल्वर में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है यहाँ पर 61,300 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। तरुण, अब आपसे समझना चाहेंगे, सिल्वर पर आपका व्यू लेना चाहेंगे पहले तो, क्योंकि सिल्वर पर हमें सवाल भी आ रहे हैं। राजस्थान सीकर से द्वारका प्रसाद जी ने हमें सवाल भेजा है कि उनका पूछना है कि आज सिल्वर में क्या करना चाहिए। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि चांदी में भी भारी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। 1,000 रुपए की गिरावट के साथ एमसीएक्स पर भाव 61,000 के नीचे आ चुका है। तो अब चांदी में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, दर्शक का भी सवाल आया है। आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? तरीके से करके हाई पर डॉलर इंडेक्स गया है, और जिस तरीके से हमको लगता है डॉलर इंडेक्स में फर्दर तेजी देखने को मिलेगा, तो उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हम बुलियन के प्राइसेस पर आते हुए देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है वंस अगेन 58,000 के आसपास शॉर्ट टर्म में सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। कोई भी स्पाइक आएगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंड जिस तरीके से रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है, बेस मेटल्स के अंदर हमने पिटाई देखी है होते हुए, उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट सिल्वर में ट्रांसलेट होते हुए देखा है। तो इट्स अ sell on rise counter heading towards 58,000.
ओके, ठीक है, तो ये राय चांदी में आपको दे दी गई है। इस बीच बेस मेटल्स पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर भी गिरावट है, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में। और वजह भी है, चाइना में कुछ कुछ शहरों में यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है और इसके चलते यहाँ पर भारी बिकवाली है। MCX पर देखिए एल्युमिनियम 222 रुपये के पास है, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। जिंक में भी कमज़ोरी है, कॉपर में वीकनेस है, लेड में भी करीब 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नवनीत, अब बेस मेटल्स की बात करें तो आपकी नज़र कहाँ है? कोई एक स्पेस है जहाँ पर कि आपको ट्रेड लेने की राय देंगे, या फिर फिलहाल इस स्पेस को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं बेस मेटल के स्पेस में भी देखने को मिल रहा है? पिछले अगर हम 2 हफ्तों की बात करें तो बेस मेटल में हमने देखा है कि निचली स्तरों से करीब-करीब 5 से 8% के आसपास की रैली पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिली है, और जिसका प्राइमरी रीजन रहा है कि एक तो डॉलर इंडेक्स में फॉल देखने मिल रहा था, और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये आशंका थी कि चाइना पूरी तरह से जो लॉकडाउन मोड से उससे रिकवर करके नॉर्मल पेस पे डेटा भी आने लगेंगे और नॉर्मल पेस पे रिकवरी शुरू हो जाएगी और काम-काज शुरू हो जाएगा। बट लास्ट 2-3 दिनों का डेवलपमेंट ये दिखाता है कि अभी भी केसेस वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जिस फुल ब्लोन ओपन अप की लोग एंटिसिपेशन कर रहे थे, वो अभी तक नहीं होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ 101 वाला डॉलर इंडेक्स करीब-करीब 104-105 के आसपास आ चुका है, जो कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को एक दबाव में लाके रखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि जो पूरी तरह से हम गेन्स देखे थे लास्ट 2 हफ्ते के, वो लास्ट 2-3 दिनों में उतरते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से भी फर्दर फॉल कहीं न कहीं और चैलेंज किया जा सकता है। मेरे हिसाब से कॉपर में 755 तक की जगह अभी भी है, और सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी रहेगी, 766 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके साथ-साथ ज़िंक में एक बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है, जहाँ पे टेक्निकल वीकनेस और साथ-साथ में यूरोपियन प्रीमियम्स जो है वो भी थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं, जिसके साथ ज़िंक पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। 314-315 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, 316 का स्टॉप लगाइए, 309 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय कॉपर में दे दी गई है और जिंक पे भी आपको दे दी गई। इनफैक्ट जिंक पर एक सवाल भी आया है नवनीत, अगर आप यहाँ इस पर राय देना चाहें तो। पलवल से मनीषा जी का सवाल है, और जिंक इन्होंने 329 के भाव पर खरीदा हुआ है। ये जानना चाह रही है कि एग्जिट करें या फिर वेट करना चाहिए। 329 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था। जी, मैं अगर एलएमई टर्म्स में बात करूँ तो मेरे को लगता है कि करीब-करीब $100 का फॉल और ज़िंक में आ सकता है, यानी 3500 के आसपास ज़िंक जा सकता है, जो कि डोमेस्टिक टर्म में करीब ₹4 की नरमी और दिखा सकता है। तो ऑलरेडी काफ़ी आउट ऑफ द मनी पोज़ीशन होल्ड कर रही है, वो चाहे तो 302-305 के रेंज में अपनी पोज़ीशन का एवरेज कर सकती है, या अगर छोटा-मोटा बाउंस आए 315-16 तक तो एग्ज़िट कर सकते हैं। एक बार फिर से सेलिंग ज़िंक में देखने मिल सकती है 302-305 के रेंज में। ओके, ठीक है, तो ये राय जिंक में आपको दे दी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, बेस मेटल्स में कॉपर को लेकर काफ़ी सारे मिक्स्ड व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो कुछ खरीदारी के भी व्यूज़ निकल कर आए। अभी नवनीत बिकवाली की राय यहाँ पर दे रहे हैं कॉपर में। तरुण, आपसे भी समझना चाहेंगे, बेस मेटल्स में ये जो बिकवाली आ रही है, इसमें आपकी नज़र कहाँ पर है? आपको इसमें से कौन सा ट्रेड पसंद आ रहा है? में फिर से कोविड-19 कर्व लगाए हैं, उसके चलते सीधा सीधा हमने बेस मेटल पर नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देखा है। लास्ट 3 डेज के अंदर कॉपर के प्राइसेस ने 35 रुपीस से ज़्यादा का करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर दिया है। आई थिंक सेंटीमेंट डाउनसाइड पर प्रीटी मच ऑन है, वॉलेटिलिटी हाई है एंड ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन है। वी बिलीव कि इन द कपल ऑफ सेशंस कॉपर के प्राइस 730 725 तक आ सकते हैं। सो इट्स अ वीक काउंटर, और इसके अंदर अभी आई थिंक फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय मेटल में आपको दे दी गई है। कुछ और भी स्पेस पर बात कर लेते हैं, और यहाँ पर नेचुरल गैस पे भी आज हम देख रहे हैं भारी दबाव देखने को मिल रहा है। MCX पर नेचुरल गैस 670 के पास करीब 3% तक की गिरावट वहाँ पर है। और नाइमेक्स पे भी बात करेंगे तो नेचुरल गैस इस वक्त करीब $8.8 के पास कारोबार कर रहा है, और MCX पर 680 के आसपास रुपए के नीचे इस वक्त नेचुरल गैस में भी कारोबार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है, एक वीकनेस ही लगातार हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। नवनीत, क्या व्यू बन रहा है आपका नेचुरल गैस पर?
नेचुरल गैस एक सेल एंड रैली वाला काउंटर हो गया मेरे हिसाब से, और अगले कुछ दिनों में आपको हर उछाले पे यहाँ पे सेल की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में नेचुरल गैस के प्राइस में अच्छा दबाव देखने मिल सकता है, जो कि 655 के भी नीचे प्राइसेस को ले जा सकता है। 705 आपका मीडियम टर्म अवधि के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और जो करंट भाव चल रहे हैं 680 685 के बीच में, वो एक बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप सेल की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑलरेडी सुबह के जो लोज है उससे 20 रुपए का बाउंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी के चलते एक सेल सिंक में ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो कि आपके आने वाले दिनों में एक नरमी का या दबाव का माहौल बनाएगा। 650 655 के पॉसिबल टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं। तो ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस पर काफ़ी सारे सवाल भी हमें मिल रहे हैं दर्शकों के। तरुण, आप सजेस्ट करिए। भिलाई से ओम प्रकाश जी का सवाल आया है और इनका सवाल है नेचुरल गैस इन्होंने 600 के लेवल्स पर लिया हुआ था, खरीदा हुआ था, अभी क्या करना चाहिए? तो इनकी जो लेवल्स है यहाँ पर जो भी इनको गेन हो रहा है, निकल जाने की राय देंगे या फिर अभी भी बने रहे नेचुरल गैस में? वैसे हम डेरिवेटिव के ऊपर एडवाइस नहीं देते हैं, लेकिन हाँ प्राइस आउटलुक जरूर शेयर करते हैं। जिस तरीके से हमने नेचुरल गैस के अंदर उछाल आते हुए देखा है, हमें फर्दर अपसाइड दिखती है। आई थिंक 600 के आसपास जो उन्होंने बाय किया है एक अच्छा लेवल है। अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर ऑन है, और आई थिंक जब तक ये वॉर ऑन रहेगा, जो प्रीमिया है दैट विल रिमेन इंटैक्ट इन द प्राइसेस। सो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लाइक क्रूड ऑयल इसके प्राइस में भी फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर। नवनीत, आप भी सजेस्ट करिए। नेचुरल गैस पर एक और सवाल हमें आ रहा है, राजस्थान से लोकेश साहू जी ने भेजा है। इनके पास नेचुरल गैस 4 लॉट इन्होंने 723 पर खरीदा हुआ है, क्या करने का सुझाव देंगे इन्हें? मेरे नेचुरल गैस में जैसे मैंने बताया थोड़ी सी नरमी का रुख है, और सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो करंट भाव 680 682 के आसपास है। यहाँ पर 680 682 के आसपास करंट भाव है नेचुरल गैस के। मुझे लगता है यहाँ पर सेल की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, और 680 690 के आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले कुछ दिनों में 662 और 655 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स कोई भी तरह से ये नहीं जस्टिफाई कर रहे करंट भाव के कहाँ जाने चाहिए। ये पूरा जो हम माहौल देख रहे हैं कुछ दिनों में, ये तेजी मंदी का एक माहौल है, जहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट का गेम है, और कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट को इधर उधर स्विंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल एक थकावट का रुख हमको 700 के ऊपर देखने मिल रहा है, या इंटरनेशनली $9 के ऊपर देखने मिल रहा है। तो यहाँ से करेक्टिव मोड का चांस लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको नेचुरल गैस में दे दी गई है। 2 सवाल हमें आए थे, 2-3 सवाल हमें इस बीच आए हैं, नेचुरल गैस पर आए थे, और उस पर आपको राय भी यहाँ पर दे दी गई है। तो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए, क्योंकि वीकनेस और बढ़ सकती है नेचुरल गैस में। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं, और उस पर शुरुआत करते हैं कॉटन से। कॉटन में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। एक हाल फिलहाल में एक अच्छी तेज़ी देखी थी, लेकिन अब देखिए दबाव आ रहा है कॉटन पर भी। MCX पर कॉटन 46,400 के पास है, 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी वहाँ पर है। और कॉटन केक भी देखेंगे हम तो 2800 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब करीब आधा % की कमज़ोरी के आसपास लगभग देखें तो यहाँ पर भी कारोबार होते हुए नज़र आ रहा है। तरुण, आपका क्या व्यू बन रहा है कॉटन केक पर? और एक इनफैक्ट इस पर एक दर्शक का सवाल भी आया, वो भी ले लेते हैं। हिसार से पवन ने हमें सवाल भेजा है, और ये कॉटन केक में जुलाई टारगेट जानना चाह रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस में? इस तरीके से ग्लोबल सेल ऑफ सेंटीमेंट है, और जिसकी वजह से हमने अक्रॉस द कमोडिटीज में करेक्शन आते हुए देखा है, वो एक कारण है जो कि कॉटन के अंदर भी शॉर्ट टर्म में करेक्शन लेकर आएगा। साइमल्टेनियसली जब से इंपोर्ट अलाउ किया है, तकरीबन हमने 5 लाख बेल्स का इंपोर्ट किया है कॉटन का टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। साइमल्टेनियसली 8 लाख बेल्स अभी पाइपलाइन में है, और डिमांड भी इरोड होते हुए देखा है हमने हायर प्राइसेस पर। दैट इज आल्सो वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से हमने प्राइसेस के अंदर सॉफ्टनेस आती हुई देखी है। जुलाई मंथ जो कि अभी 44,700 के आसपास चल रहा है, हमारा ऐसा मानना है कि ग्रेजुअली इट वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 40,000
एंड जब तक 48,000 के ऊपर डिसाइसिवली कॉटन के प्राइस क्लोज नहीं देंगे, इसमें रैली नहीं आएगा। नाउ ये देखना पड़ेगा कि अभी क्योंकि खरीफ क्रॉप है तो अल्टीमेटली क्रॉप का सोइंग कैसा होता है, क्रॉप के सोइंग और प्रोग्रेस के टाइम पे मॉनसून स्पेल आउट कैसा होता है, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच विल ड्राइव द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द कॉटन। बट अभी हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इट इज पॉइज्ड फॉर अ करेक्शन। बिल्कुल। तो ये राय आपको कॉटन में दे दी गई है, लेकिन चलिए अब क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ की बात उठी है, आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं। भारत ने पड़ोसी देशों के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो गेहूं और दूसरी कमोडिटी के दामों में गिरावट आई है और पिछले कुछ दिनों में भावों में स्थिरता देखने को मिल रही है। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जी ने कहा कि सरकार की खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम करने की कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। What is the roadmap currently? To what states you have really reached out, and what the remaining states or the remaining quantum that you would like to reach out to? See, we have reached out to almost all states, and the year has just started. Exactly, sir. And we have already procured almost 50% of the quantity for the entire year. And the process of lifting and distribution is an ongoing process, and we hope to cover all 291 districts in phase 2, which is the current year. Okay. Apart from this, the food inflation has been a serious concern. So for that, if you see the previous scenario and if you compare it with the today's, whatever the prices of wheat or edible oils, how far the prices have cooled down in terms of percentage? What you really think so that the food inflation you have been really tried to control it? In terms of cereals, both wheat as well as rice, it has come down. For sugar also, it is steady, it has not gone up, the prices are stable. For edible oil, it has come down, 8 to 10% prices have come down. Okay. Because Government of India, apart from duty reduction, also announced the global TRQ of almost 40 lakh metric ton of soya and sunflower, which is at zero duty, zero cess. Okay. So all that is basically helping in cooling down the prices. बिल्कुल। तो ये थे फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे, जो कि सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उस पर बातचीत करते हुए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका असर भी धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है। गेहूं और चावल के दाम में गिरावट आई है, खाने के तेल की कीमतों में भी कमी आई है, और पड़ोसी देशों के मुकाबले अगर देखेंगे तो दूसरी कमोडिटी के मुकाबले यहाँ पर दाम घटे हैं। तरुण, क्या ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड आपको भी दिखाई दे रहा है? सरकार ने जो भी अभी हाल फिलहाल में कदम उठाए हैं, क्या उसका वाकई असर दिख रहा है? क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड रियलिटी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो जब आप इंडस्ट्री में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो क्या कुछ इस तरह का असर दिख रहा है आपको फूड के प्राइसेस में? सी व्हाटएवर स्टेप गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लिए हैं वो उनका सीधा सीधा हमने इम्पैक्ट देखा है। दिसंबर मंथ में स्टॉक लिमिट लगाया था, उसके बाद में हमने देखा कि जो खाने के तेलों के प्राइस है इतने नहीं बढ़े हमारे मार्केट के अंदर जितने कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी और एग्री सेस हटाया जो कि 5% था, उसके बाद में फर्दर सॉफ्टनेस आते हुए देखी है। थोड़ा ग्लोबल सिनारियो भी वीक हुआ है, पाम ऑयल मलेशिया में वीक होना चालू हुआ है, साइमल्टेनियसली सोयाबीन ऑयल यूएस में वीक होना चालू हुआ है, उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखा है। वीट नो डाउट स्टेबल हुआ है। गवर्नमेंट को यहाँ पर मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, टाइमली उन्होंने जो वीट का एक्सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार फसल काफी कम है, अराउंड 19 मिलियन मैट्रिक टन। और जैसा कि आपने कहा कि पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में हमारे प्राइस काफी कम है। अगर हम चाइना की बात करते हैं विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द वीट, वहाँ पे 470 टन्स का प्राइस चल रहा है डॉलर टर्म्स में, विच इज अराउंड 3200 पर क्विंटल। सॉरी, वहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 470 डॉलर पर टन चल रहा है, जो कि निकल के आता है 3200
पर क्विंटल, उसके हिसाब से हमारे यहाँ प्राइस अभी 2000 से 2200 के आसपास चल रहे हैं। बट स्टेबल जरूर हुआ है, सप्लाई काफी कम है। इसी कारण से अगर हम सेंट्रल पूल की बात करते हैं गवर्नमेंट की, वो लास्ट ईयर से 50% कम है एंड लोएस्ट लेवल सिंस 2008 पर है। गवर्नमेंट का जो व्हीट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम था जिसका टारगेट था 44 मिलियन मैट्रिक टन्स, वो पूरा नहीं हुआ, 18.7 मिलियन मैट्रिक टन ही प्रोक्योर कर पाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना और अदर योजना में व्हीट को राइस से डाइवर्ट किया है। स्टेबल है लेकिन कब तक रहेगा ये एक चिंता का विषय है क्योंकि फसल कम है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में व्हीट के प्राइस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी खाद्य तेल पर जिस तरीके से सरकार ने कंट्रोल किया है वो एक उम्दा कदम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले फूड सेक्रेटरी भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि और भी कोशिशें यहाँ पर की जाएंगी सरकार की तरफ से, जिससे महंगाई का असर कम पड़े और कमोडिटी प्राइस में भी थोड़ी नरमी लाने के लिए सरकार इस तरह के कदम आगे भी उठाती रहेगी। चलिए अब कुछ और भी एग्री कमोडिटीज़ पर बात कर लेते हैं। और आज मसाले में देखें, स्पाइसेस की तरफ जाएं अगर, तो NCDX पर देखिए जीरा वायदा करीब 21,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 7.75% की तेज़ी यहाँ पर है। हल्दी वायदा में अभी 8,000 के करीब है और धनिया वायदा भी यहाँ पर करीब 0.75% की करीब 1 से 1.25% की तेज़ी यहाँ पर मसाले में देखने को मिल रही है। तरुण, आपका क्या व्यू बन रहा है स्पाइसेस पर और कोई रणनीति सुझाएंगे आप, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हल्की तेज़ी के साथ ये सेगमेंट में भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या व्यू है आपका? लास्ट 1 मंथ की बात करें, काफी स्लगिशनेस देखा है हमने तीनों कमोडिटीज के अंदर। हियर एंड देयर 2 से 3% के मूवमेंट ही हुए हैं, लेकिन नॉनदलेस ऐसा लगता है कि टर्मरिक 8,000 के आसपास बॉटम आउट होना चाहिए एंड ग्रेजुअली प्राइस 9,500 तक आने चाहिए। जीरा काफी लंबे समय से 19,000 से 22,500 की रेंज में रुका हुआ है। आई थिंक इसमें अगर दोबारा से 20,000 या उसके नीचे के प्राइस आए तभी इसके अंदर बाय करना चाहिए। काफी डल एक्टिविटीज है इन तीनों कमोडिटीज के अंदर, टैक्टफुली ट्रेड करना चाहिए। ओके, इस बीच एक सवाल भी हमें आया है तरुण, उज्जैन से संतोष जी ने भेजा है। जीरा इन्होंने 21,100 के भाव पर बिकवाली की है इस लेवल पर, तो इन्हें क्या करना चाहिए? काफी अच्छा सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ 22,500 के आसपास से सेलिंग आ रही है। इन्होंने एक्चुअली मिड ऑफ द रेंज में बेचा है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि एग्जैक्टली अगर 300-400 रुपए का भी करेक्शन होता है तो निकल जाना चाहिए। एंड अगर इनको सेलिंग भी करनी है तो 22,500 के आसपास करें, या बाइंग करनी है तो 19,500 के आसपास करें। बीच में क्योंकि साइडवेज मार्केट है, बाय सेल करने में रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ये राय आपको संतोष जी जीरा पर दे दी गई है। एक व्यू तरुण आपका ग्वार पर भी लेना चाहेंगे। ग्वार कारोबार में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट ग्वारगम वायदा में है और ग्वार सीड में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। ग्वार कारोबार को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने देखा है प्राइस 6500 हुआ करते थे ग्वार सीड के, जो अभी 5700 के आसपास है। और रिसेंटली जिस तरीके से क्रूड ऑयल के अंदर करेक्शन आया है चाइनीज कर्व के बाद में डिमांड कंसर्न को लेके, वो सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट ग्वार सीड के प्राइस पर एंड ग्वारगम के प्राइस पर डालेगा। थर्ड, हमें लगता है क्योंकि ये खरीफ का कमोडिटीज है, नाउ ऑनवर्ड्स मार्केट देखना चाहेगा एग्जैक्टली खरीफ में क्रॉप प्रोग्रेस कैसा होता है, क्योंकि अगर खरीफ का क्रॉप प्रोग्रेस अच्छा होता है तो अल्टीमेटली अच्छी फसल होगी, तो दैट विल डिप्रेस द प्राइस फर्दर। मच ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट सीन इन दिस काउंटर। प्रॉब्ली 5,500 से 6,000 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए ग्वार सीड की। ग्वारगम की बात करते हैं तो वी फील लाइक 10,000 से 12,000 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर ही दे दी गई है। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। नवनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और तरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम रणनीति पर अपनी राय भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना उस प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।